हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास कब स्टार्ट होंगी। अभी आपने सिर्फ हाइड्रोलिक्स स्टार्ट किया है, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया है, बट अदर सब्जेक्ट्स जो हमारे लिए मेन सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनकी क्लास कब से रेगुलर होने वाली हैं। और मैंने आप सबसे कहा था कि बहुत ही जल्द हम बहुत अच्छे टीचर आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसके लिए हमने टीचर्स की हायरिंग भी स्टार्ट की थी। बहुत सारे अलग अलग टीचर्स के रिज्यूम हमारे पास आए थे और इस बार जो हमने टीचर्स का सिलेक्शन है बच्चों, वो आपके ऊपर छोड़ दिया पूरी तरह से। अब तक मैं अपने एंड से कर रहा था टीचर्स का सिलेक्शन, बट अब आप लोग करने वाले हैं टीचर्स को सेलेक्ट। तो इसी के साथ हमारे साथ एक नए टीचर जुड़े हैं जिनका नाम है आशीष चौहान सर। सबसे पहले तो एक बार आप सर को देख लीजिए। यह है आपके न्यू फैकल्टी आशीष चौहान सर। जस्ट अभी सर का डेमो लेक्चर आएगा, तो मैंने सोचा पहले आपको मैं सर का इंट्रोडक्शन दे दूं। तो सर के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इधर आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके आशीष चौहान सर पढ़ाने वाले हैं आपको, जिन्होंने सबसे अच्छी बात क्या है, मैं आपसे कह भी रहा था कि हमारे पास जो टीचर्स बीटेक एमटेक वाले तो आ रहे थे, बट कुछ ऐसे टीचर्स थे जो डायरेक्टली बीटेक एमटेक थे, जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया था। अब चूंकि हमें पढ़वाना है डिप्लोमा के बच्चों को, तो उन टीचर्स को डिप्लोमा की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें एग्जाम पैटर्न पता रहे, उनको बेसिक्स पता रहे डिप्लोमा के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चन डिप्लोमा में पूछे जाते हैं। तो सर ने डिप्लोमा भी किया है, आप देख पा रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही। सर ने बीटेक भी किया है और सर का मास्टर भी चल रहा है, आई थिंक इस बार लास्ट ईयर है। ठीक है, तो मैं आप सबके बीच अब इनवाइट करना चाहूँगा आपके अपने मैकेनिकल के टीचर मिस्टर आशीष चौहान सर को। सर आप प्लीज़ आएँ और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष चौहान। जैसा कि सर ने बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मोस्टली सब्जेक्ट्स मैं ही आप लोगों के लिए डील करूंगा। बच्चों के कमेंट्स बहुत आ रहे थे यूट्यूब पे कि मतलब सर मैकेनिकल के सब्जेक्ट कब से शुरू होगा, बैच कब से शुरू होगा। तो जैसे कि सर ने बताया कि मैकेनिकल के मोस्टली सब्जेक्ट मैं ही डील करूँगा। मैंने अपना डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन से किया हुआ है। वैसे तो कई सारी ब्रांचेस मैकेनिकल में चलती हैं, लेकिन मैंने अपना प्रोडक्शन से किया हुआ है। मेरा बीटेक 2021 में कंप्लीट हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और मेरा मास्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है बस। और इस फील्ड में टीचिंग मेरे को है एक्सपीरियंस लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास अभी है। और अभी बाकी सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आप लोगों का प्यार मिलेगा आप लोगों के साथ मैं जुड़ता जाऊंगा। तो बिल्कुल बिल्कुल तो सर, सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने दिखाया 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका, तो आप इन प्रेजेंट भी पढ़ा रहे हैं या फिर ये किस तरह का एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन में, ऑफलाइन मोड में, या किसी कॉलेज के थ्रू, किस तरह से? हाँ सर, वैसे तो ये मेरा मतलब कि टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा टोटली ऑफलाइन है। मैंने अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपना नहीं पकड़ा है। दिस इज द फर्स्ट मेरे लिए प्रायोरिटी है ये कि मैं अभी ऑनलाइन, मेरे को ये मौका आपने दिया है, थैंक यू उसके लिए सर। और मेरी कोशिश रहेगी पूरा कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ अपने बच्चों को, जिससे उनको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड हो सके। और बाकी सब बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा उनका प्यार मिलेगा वैसा ही उनको बिल्कुल बिल्कुल कंटेंट तो प्रोवाइड बच्चों किया इस जाएगा। बार हम करने क्या वाले हैं, हालांकि नॉर्मल इंट्रोडक्शन सर का आपने देख ही लिया है, बाकी हमारे लिए टीचर्स सर जरूरी हैं कि उनका कंटेंट किस तरह का है, बिल्कुल सर, बच्चों को किस तरह का कंटेंट डिलीवर करेंगे, क्या पढ़ाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपका एक डेमो लेक्चर रख रहे हैं छोटा सा। जैसे कि आपने कमेंट्स देखे होंगे हमारे यूट्यूब पर ही। यस सर। उसमें आरएसी की बहुत ज़्यादा डिमांड हाँ है। सर, वही देखा था मैंने। तो सबसे एक्चुअली बच्चों मैं आपको बता दूं, क्योंकि टोटल सर ने मैकेनिकल से ही पढ़ाई की है, तो केवल 4th सेम ही नहीं बल्कि 6th सेम के भी सारे सब्जेक्ट्स आपको सर कवर कराएंगे। और उससे पहले मैं चाहता हूं सर के 1-2 डेमो लेक्चर्स आप देख लें, उसके बाद हम डिसाइड करें फाइनल सिलेक्शन की ओर, क्योंकि लंबी लिस्ट है टीचर्स की और सिंगल टीचर का सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी कंडीशन में। इसलिए मैंने इस बार आपके ऊपर छोड़ दिया था कि आप बाद में ये ना कह पाएँ सर ये चीज़ें हैं। हालांकि जो भी कमियां होंगी बताएंगे जरूर आप, क्योंकि फिर सर भी फ्यूचर में इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि सर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, इन प्रेजेंट भी सर पढ़ा रहे हैं कॉलेज का, मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता नाम यहाँ पर। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे सर से, आई थिंक पहचान पा रहे होंगे सर को, वो कमेंट्स में बता दीजिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, अभी जो सर का डेमो लेक्चर हो रहा है ये सिर्फ आरएसी का होने वाला है, क्योंकि 1 बाई 1 डेमो लेक्चर्स होंगे। पहले हम चाहते हैं जो 4th सेम वाले बच्चे हैं वो सर को देखें, और उससे भी ज़्यादा जो बच्चे 6th सेम में हैं, इन प्रेजेंट फाइनल ईयर में हैं, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं आरएसी, तो एक बार आप लोग भी देखें कि सर टॉपिक को किस तरह से डील कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, तो आप बेहतर समझ पाएंगे उस चीज़ को और फीडबैक दे पाएंगे। तो आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग फीडबैक जरूर दें, क्योंकि अब सर अगर हमारे साथ ज्वाइन होंगे तो बेटा आपके साथ फ्यूचर में भी सर जुड़े रहेंगे। डेट मीन्स अगर आप डिप्लोमा में हैं तो डिप्लोमा के बाद भी अगर आप जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैंने आप सबको कहा था सिविल का हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जेई के लिए, हम मैकेनिकल की तरफ भी जल्दी ही मूव कर रहे हैं। उसके लिए चाह रहे हैं बेस्ट फैकल्टीज हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम बच्चों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है एक एक पॉइंट को,
उसके बाद अपना फीडबैक देना है कमेंट्स में। अब मैं ये भी कहना चाहूँगा आपसे, हालांकि सिंगल लेक्चर से कभी किसी को जज नहीं किया जा सकता, लेकिन आप ये देख सकते हैं सर का टीचिंग स्किल किस तरह का है। क्योंकि अब तक ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, अब सर ऑनलाइन आए हैं, तो थोड़ा सा ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर हो जाता है बच्चों, आप सब समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि सामने बच्चे रहते हैं, बच्चों का रिस्पॉन्स देखने को मिलता रहता है, बट अभी कैमरे के सामने डायरेक्टली बोल पाना थोड़ा सा हो जाता है। बट आप स्टार्ट देखिएगा सर, मैं भी फर्स्ट टाइम ही देखूंगा, अभी डायरेक्ट सर को कैमरे के सामने ही हम ले आए हैं, अभी जस्ट इंटरव्यू चल रहा था सर का, उसके बाद हमने सोचा कि एक डेमो लेक्चर रख लेते हैं सर का, तो डेमो होगा सर का, आप लोग ध्यान से देखेंगे, उसके बाद फीडबैक जरूर देंगे। तो सर अब प्लीज आप स्टार्ट करें, ठीक है, और बच्चों का प्यार आपको उतना ही मिलेगा जितना बेहतर कंटेंट देंगे। थैंक यू सर। चलिए स्टार्ट कीजिए सर, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। जी कलर्स हैं, ये येलो और वाइट कोई भी यूज कर सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं बच्चों। जैसे कि सर ने अभी मेरे को बताया, आपको भी बताया कि मैं आप लोगों के 4th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये सब्जेक्ट मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और मोस्टली जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने इस सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ा होगा थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है। RAC जो सब्जेक्ट है एक्चुअली ये थर्मल से ही कोरिलेट करता है पूरा। आप लोगों ने डिफरेंट टाइप के इंजन्स उसमें पढ़े होंगे, हीट इंजन, कार्नोट इंजन, हीट पंप, और रेफ्रिजरेटर का भी थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब कई सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस उसमें होते हैं, जैसे कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, किसमें कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है, कौन सी चीज़ बढ़ती है घटती है, कौन सी चीज़ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, व्यतिक्रमानुपाती होती है। तो वही सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो मैं सब्जेक्ट का सबसे पहले नाम आपके सामने लिख देता हूँ, RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा मास्टर जो है वो भी थर्मल से ही चल रहा है, स्पेशलाइजेशन मेरा थर्मल ब्रांच है। तो उस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। आप लोगों की बेसिक जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थर्मल से रिलेट करते हैं वो आप लोगों को इसमें सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने थर्मल मतलब किस वे में पढ़ा है, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं आप लोगों ने स्किप किए होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा डाउन टू अर्थ सारी चीज़ें लेके चलूँगा, बिल्कुल डेप्थ से लेके चलूंगा, ताकि आप लोगों को इस सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ने में समझ में आए और आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग अपने एग्जाम में कर सको, ठीक है। क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के सामने ऐसी कई सारी क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोगों ने पढ़े तो होते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है वही उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। तो आप लोग सोचते हो सर ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ा था लेकिन हम इसे समझ नहीं पाए, इसे टैकल नहीं कर पाए। तो सारी चीज़ें मैं लेकर चलूंगा जिससे आप लोगों को एग्जाम में दिक्कत ना आए, सारे क्वेश्चन आप लोग समझ सको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक टॉपिक लेके चलता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय रेफ्रिजरेशन, मतलब रेफ्रिजरेशन होता क्या है। एयर कंडीशनिंग हम बाद में, एयर कंडीशनिंग को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन हम शुरू करते हैं कि रेफ्रिजरेशन एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि देखिए रेफ्रिजरेशन, आप लोगों के घर में रेफ्रिजरेटर्स यूज किए जा रहे होंगे, तो रेफ्रिजरेटर का मेनली क्या काम होता है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी हमारी बॉडी है, कोई भी सिस्टम है, उसको हम लोग बाहर से एटमॉस्फेरिक कंडीशन से उठाकर अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, जब हमारी वो बॉडी या हमारा कोई सिस्टम जो होता है वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को झेल रहा होता है या सफ़र कर रहा होता है, तो उस टाइम उसका प्रेशर, टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे ही हम उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर या किसी और सिस्टम के अंदर रखते हैं जहाँ पर उसकी हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है सिस्टम बॉडी का, जो आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी है, जो कोई ऐसी वस्तु आपने या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आप लोगों ने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा है, तो उसका क्या होता है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कई कंडीशन ऐसी आ जाती हैं कि वो माइनस में भी चला जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हमारे खराब होने के चांसेस
कम होते हैं उस बॉडी का जो आप लोगों ने फ्रिज में रखा है। जैसे आप लोगों ने कोई सेब उठाया, मार्केट से लिए, फ्रेश उसको वॉश किया और आप लोगों ने क्या किया, ये लॉन्ग टाइम तक चले, खराब ना हो, तो आप लोग क्या करते हो, उसे फ्रीजर में रख देते हो, फ्रिज में रख देते हो। तो आप लोग देखते हो कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप लोग उसे इजीली खा सकते हो। लेकिन अगर वही चीज़ हमारा एप्पल रेफ्रिजरेटर में ना रखे, नॉर्मल बाहर रखा रहे, रूम टेम्परेचर पर रखा है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। उसमें आप देख लगे उसके जो ऊपर की सरफेस होती है वो थोड़ी थोड़ी सिकुड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें इसको प्रिजर्व करने के लिए, संभालने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर शुरुआत इनिशियली से लेके फाइनल ईयर तक जिस मतलब प्रोसेस पे काम करता है, ठीक है, वो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं, एक मैं आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम या स्कीमेटिक डायग्राम आप लोगों के सामने बना रहा हूं, जिसमें आप लोगों को ये एग्जैक्टली पता पड़ जाएगा कि रेफ्रिजरेटर वर्क कैसे करता है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे इसके पार्ट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेफ्रिजरेटर को समझने के लिए, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे शायद, आप जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं कमेंट्स में बताएंगे कि ये डायग्राम आप लोगों ने अपने थर्मल इंजीनियरिंग में या आरएसी सब्जेक्ट में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है। क्योंकि रेफ्रिजरेशन आरएसी जो सब्जेक्ट है वो शुरुआती इसी से होता है कि रेफ्रिजरेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है रेफ्रिजरेटर। तो ये उसका ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोगों के 3 मेनली पार्ट दिखाए गए हैं, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 और मेन ये रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो T1 जो टेम्परेचर है वो सोर्स का टेम्परेचर है, सोर्स है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्रोत, ठीक है। T2 जो टेम्परेचर है वो हमारा सिंक का टेम्परेचर है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, R4 यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, इसको हम लोग वर्क इनपुट में दे रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को बेसिकली यही समझना है कि ये तीनों जो पार्ट हैं ये क्या क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ों को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो T1 टेम्परेचर जिसको हम लोग सोर्स बोल रहे हैं, फिर हमारा T2 है जिसका टेम्परेचर ये सिंक है, ठीक है, ये बीच में फिर रेफ्रिजरेटर को हम लोगों ने लगाया हुआ है और इसको हम लोग वर्क इनपुट में दे रहे हैं। अब ये रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए, आप लोगों ने जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोगों ने मार्केट से परचेस किया, ठीक है, ये मान लीजिए एप्पल है, आप लोगों ने इसको वॉश किया, ठीक है, वॉश करने के बाद आप लोगों ने क्या किया, इसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया, यहाँ पर आ गया ये। अब क्या रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। इसमें जो हमारा कंप्रेसर होता है वो कंप्रेसर टोटली इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है, ठीक है। तो वो वर्क इनपुट हम लोग इसे दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ठीक है। 1 मिनट। तो हम लोग इस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिसिटी पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को वर्क के फॉर्म में इसको दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ वर्क इनपुट, ठीक है। अब ये रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, जो आप लोगों ने एप्पल या कोई भी बॉडी या कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट आप लोगों ने रेफ्रिजरेटर में रखा था, वो क्या करेगा रेफ्रिजरेटर, उसकी हीट को, यानी उसकी जो उसके अंदर जो ऊष्मा है उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। किस फॉर्म में करेगा, Q2 के फॉर्म में करेगा, Q2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, और ये Q2 हीट फ्लो होके हमारे सोर्स की तरफ बाहर निकल जाएगी। और जो सोर्स का टेम्परेचर है हमारा T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हीट फ्लो कहाँ से हो रही है, सिंक से सोर्स की तरफ। और थर्मोडायनेमिक्स के नियम जो होते हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे, ऊष्मागतिकी के नियम, शून्यवा नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकंड लॉ में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि जो हीट का फ्लो होता है वो हमेशा हाई से लो की तरफ होता है, ठीक है। लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या वर्क करता है, रेफ्रिजरेटर जस्ट उसका रिवर्स है, ठीक है। इसमें क्या करता है, जो हीट फ्लो हो रही है वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, क्योंकि जो सोर्स का टेम्परेचर जो T1 है वो ज़्यादा होता है सिंक के टेम्परेचर से, T2 से, क्योंकि हम लोग हीट को यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो हम लोग उसे कहाँ भेजेंगे, सोर्स में। तो सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और सिंक का टेम्परेचर कम हो गया। तो ओवरऑल ये वर्किंग पूरा प्रोसीजर रहता है एक रेफ्रिजरेटर का, इसको हम लोग रेफ्रिजरेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या इलेक्ट्रिक पावर इसको रेफ्रिजरेटर को देते हैं वर्क इनपुट के फॉर्म में। और फिर इसका ये रेफ्रिजरेटर करता क्या है कि जो आप लोगों ने एप्पल या कोई भी ऐसी बॉडी इसके अंदर रखी है वो उसके अंदर की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा और सोर्स को भेज देगा। और सोर्स क्या करता है, इसकी हीट को एटमॉस्फेयर में
रिलीज कर देगा। तो आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके पीछे ग्रिल्स लगी होती हैं जिसमें से हीट सप्लाइड मतलब हीट ट्रांसफर बाहर एटमॉस्फेयर में होता रहता है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में आप लोगों की हीट रिलीज होती रहती है और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है, धीरे धीरे चलता रहता है। ठीक है, अब मैं देख आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्मल में ऊष्मा इंजन क्या होता है। ऊष्मा इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो मतलब कि हीट सोर्स से हीट को लेती है और हमें आउटपुट में वर्क देती है। ठीक है, अगर मैं उसका डायग्राम बनाऊं आप लोगों के सामने, बिल्कुल इसी की तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। हीट इंजन, वर्क आउटपुट, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सिस्टम को वर्क दे रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्म में, आप लोग समझ सकते हो। लेकिन हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन हमें वर्क आउटपुट में देता है, ये लेता नहीं है हीट मतलब वर्क के फॉर्म में, ये किसी भी टाइप की कोई एनर्जी मतलब पावर नहीं ले रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग इसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमको ये क्या दे रहा है, वर्क आउटपुट में दे रहा है, जो कि हमारा नीड होता है। यही हमारी, आप लोग कह सकते हो यही हमारी मैकेनिकल वर्क नीड होती है किसी भी व्हीकल या किसी भी लोकोमोटिव को चलाने के लिए। ठीक है, तो अब आप लोग इसमें देख रहे हो कि हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, क्योंकि मैंने बताया था कि जो इसमें रेफ्रिजरेटर में होता है सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें रहता है, इसमें भी हमारा सोर्स का टेम्परेचर T1 रहेगा, सिंक का टेम्परेचर T2 रहेगा। ठीक है, ये हमारा सोर्स हो गया और ये हमारा सिंक हो गया। अब इसमें कैसे फ्लो होता है हीट का, आप लोगों को मैं बता देता हूँ हीट का फ्लो कैसे होता है। इसमें सोर्स से हीट को हीट इंजन एब्जॉर्ब करता है, लेता है, उसे मैकेनिकली कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में, आउटपुट में, जो कि हमें चाहिए होता है, हमारी डिज़ायर होती है, हमारी नीड होती है किसी भी व्हीकल या किसी भी ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए। अब थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऊष्मागतिकी में पढ़ा होगा कि हम लोग टोटल हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ रिजेक्शन में हीट ज़रूर जाती है। तो वो जो रिजेक्शन में जाती है वो किस में जाएगी, आप लोगों की सिंक में। ठीक है, Q2 हीट जो होगी वो हमारी सिंक में चली जाएगी जिसका टेम्परेचर T2 होगा, और यहाँ पर भी हमारा जो T1 टेम्परेचर है वो ज़्यादा है T2 टेम्परेचर से, यानी कि सोर्स का टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन टू सिंक टेम्परेचर। तो अभी हम लोग हीट इंजन के बारे में बस इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं बस आप लोगों को एक पैरेलली बताना चाह रहा था कि रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट यानी कि अलग अलग रखते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में क्या कर रहे थे हम लोग, सिंक से किसी भी बॉडी को या किसी भी सब्सटेंस को हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही ये ऑपरेट होना शुरू होगा हम लोग इसे इलेक्ट्रिकल पावर देंगे, वर्क इनपुट के फॉर्म में देंगे, हमारा कंप्रेसर रन करना शुरू कर देगा और एक रेफ्रिजरेंट उसमें होता है। मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा कि रेफ्रिजरेंट कैसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, वो कैसे कूलिंग करता है, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे ही हमारी जो हीट होती है वो सिंक से सोर्स की तरफ जाती है, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ टेम्परेचर लो है, यहाँ टेम्परेचर हाई है, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, हाई लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, जो कि इसका जस्ट उल्टा है, इसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें कहाँ थी हीट हमारी, हाई से लो की तरफ फ्लो हो रही थी, जो कि एक्चुअली में यही होता है। जो हीट का जो फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि तापमांतर के कारण हीट का जो फ्लो होता है वो हाई से लो की तरफ ही होता है, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर होता है जस्ट इसका उल्टा होता है। क्यों होता है उसको भी मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि हीट इसमें जो हीट का फ्लो हो रहा है या ऊष्मा का जो प्रभाव हो रहा है वो लो से हाई की तरफ हो रहा है। ठीक है, ये धीरे धीरे हम लोग चैप्टर्स में बढ़ेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। तो अभी इसमें हम लोग इफिशियंसी निकालते थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम हीट इंजन में दक्षता को निकालते थे, लेकिन क्योंकि इसमें जो हीट का फ्लो है वो लो से हाई की तरफ हो रहा है तो हम लोग इसमें एफिशिएंसी नहीं निकालेंगे, हम लोग इसमें निकालते हैं COP। इसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि कार्य करने की क्षमता। अब इस पूरे सिस्टम की, रेफ्रिजरेटर की कार्य करने की क्षमता क्या है, क्योंकि देखो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, वर्क इनपुट में दे रहे हैं, इसमें हम लोगों को वर्क देना पड़ रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कि सिस्टम के ऊपर कार्य किया जा रहा है। लेकिन हीट इंजन में क्या होता था, वर्क डन बाय द सिस्टम यानी कि सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसीलिए इससे हमें वर्क मिल रहा है तो हम लोग इसकी क्षमता निकालेंगे। लेकिन इस केस में क्या है, रेफ्रिजरेटर को हमें वर्क देना पड़ रहा है इनपुट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्म में, तो हमें इसके लिए एफिशिएंसी नहीं निकालेंगे, हम लोग इसकी COP निकालेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि कार्य करने की क्षमता। कैपेसिटी भी बोल सकते हो आप लोग, क्षमता। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि हम लोग इसकी एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, इसकी हम लोग COP निकाल रहे हैं, हम लोग इसका एफिशिएंसी क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों का इसका COP निकाल के बता देता हूँ कि एग्जैक्टली इसका COP कैसे निकल के आता है।
देखिए, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एफिशिएंसी अगर हम लोग हीट इंजन की निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन यानी कि ऊष्मीय इंजन की एफिशिएंसी यानी दक्षता क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। यानी कि आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है उस हीट इंजन से, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम में बताया था कि हम लोगों को मैकेनिकली वर्क के आउटपुट में मिल रहा था, और इनपुट में हम लोग उसको क्या दे रहे थे, हीट इन दे रहे थे, हीट इनपुट दे रहे थे हीट सोर्स से जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था। तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर में एफिशिएंसी नहीं निकालेंगे, हम लोग रेफ्रिजरेटर में निकालेंगे COP यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो COP कैसे निकाली जाएगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसे मैं हीट इंजन से इसलिए रिलेट करके चल रहा हूं ताकि आप लोगों को एक रिलेशन पता पड़ जाए, पैरेलली समांतरी के आप लोगों को रेफ्रिजरेटर वर्क कैसे कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने हीट इंजन अगर थर्मल में पढ़ा होगा तो आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तो COP मैं बताता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि कार्य करने की क्षमता। ठीक है, वैसे मैं सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को बताऊंगा, जैसा आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा मैं परफॉर्म करूंगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उसी बेस पे सारी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी कि हिंदी में कंटेंट कैसा देना है, इंग्लिश में कंटेंट कैसा देना है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो COP मैं बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। हम वर्क इसको दे रहे हैं इसलिए मैंने इनपुट लिखा है, अगर हमें इससे वर्क मिल रहा होता तो हम लोग लिखते वर्क आउटपुट। ठीक है, तो डिजायर इफेक्ट, डिजायर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, हम लोगों को रेफ्रिजरेटर से क्या चाहिए होता है कि हम लोग जो भी उसके अंदर रख रहे हैं सामान या खाने की कोई भी वस्तु हम लोग उसके अंदर रख रहे हैं वो लॉन्ग टाइम तक चल सके। तो हम लोग चाहते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टेम्परेचर या ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट रहे कि अंदर रखा हुआ सामान खराब ना हो। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस सिस्टम की जो हीट होती है, उस बॉडी की जो हीट होती है जो आप लोगों ने उस सिस्टम के अंदर या रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा है, उस हीट को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और कहां निकाल देते हैं, सोर्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा आपके रेफ्रिजरेटर के पीछे ग्रिल्स लगी रहती हैं। ठीक है, वो हीट को बाहर निकालने का काम करती हैं। तो अब हम लोग ने इसका COP निकालते हैं, तो COP का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब होता है जो हमें एग्जैक्टली उस रेफ्रिजरेटर से या उस बॉडी से चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पे हम लोगों ने जो भी बॉडी रखी थी या जो भी एप्पल खाने का सामान जो भी हमने रखा था उसकी हीट को हम लोग एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इससे Q2 के फॉर्म में हीट एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, और जो हीट रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में वो किस फॉर्म में रिलीज हो रही है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने समझ ली। तो आप लोगों को प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, एंट्रोपी एंथैल्पी डायग्राम, ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो एप्पल रखा था तो उससे हम लोगों ने नहीं सॉरी रेफ्रिजरेटर ने इस हीट को एब्जॉर्ब किया, किस फॉर्म में किया, Q2 फॉर्म में एब्जॉर्ब किया। तो हमको यही तो चाहिए, Q2 ही तो चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहां लिखेंगे डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा। ठीक है, तो Q2 अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेटर को जब तक हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर वर्क इनपुट के फॉर्म में नहीं देंगे तब तक ये हीट यहां से एब्जॉर्ब नहीं करेगा और सोर्स से एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करेगा। तो वर्क इनपुट हो गया। ठीक है, वर्क इनपुट। अब हमको देखना है, आप लोगों को मैं एक न्यू चीज़ बताता हूँ, शायद बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी होगा लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि अगर मुझे यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, ये तो COP का डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया कि Q2 अपॉन वर्क इनपुट। Q2 हमारा डिजायर्ड इफेक्ट हो गया और वर्क इनपुट हम लोग इस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर जो दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों की, अगर मान लीजिए मुझे वर्क इनपुट की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, COP निकालना है तो Q2 निकालना पड़ेगा, वर्क इनपुट निकालना पड़ेगा। Q2 कभी कभी क्वेश्चंस में दे देता है, Q1 क्वेश्चंस में दे देता है, T1 T2 दे देता है, वो आप लोगों से वर्क इनपुट पूछेगा, और वर्क इनपुट नहीं पूछेगा तो COP पूछ लेगा। मतलब तीन चीज़ों में से दो वैल्यू आप लोगों को गिवन होगी, तीसरी आप लोगों से पूछेगा। ठीक है, तो वर्क इनपुट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस बॉडी को आप एज्यूम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए एनर्जी इन इज इक्वल्स टू एनर्जी आउट लगाइए। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा शायद, एनर्जी
इन इज इक्वल्स टू एनर्जी आउट। बहुत से बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जितनी एनर्जी इन हो रही है सिस्टम के अंदर उतनी ही एनर्जी आउट हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, यानी कि एनर्जी कंजर्व रह रही है। तो एनर्जी इन इज इक्वल्स टू एनर्जी आउट। अब ये देखिए रेफ्रिजरेटर है, मेन तो बॉडी यही है हमारी रेफ्रिजरेटर के अंदर, ठीक है। ये तो इसके दो पार्ट हैं जिसमें हीट कर मतलब रिलीजिंग और एब्जॉर्बिंग चल रहा है, ठीक है। हीट को लिया जा रहा है और उसको बाहर निकाला जा रहा है। तो रेफ्रिजरेटर जो है इसके अंदर हीट कितनी इन हो रही है, यानी कि जो ऊर्जा है वो कितनी इन हो रही है। देखिए एक तो अगर मैं यहाँ पे फिंगर रखता हूँ तो आप लोग देख रहे होंगे, एक तो देखिए वर्क इसमें इनपुट हो रहा है, वर्क भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है। और Q2 जो कि हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, किससे एब्जॉर्ब की जा रही है, उस एप्पल से या उस बॉडी से जो आप लोगों ने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा है, एक यहाँ से हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर एक तो हीट ये आ रही है वर्क इनपुट के फॉर्म में और एक हीट ये आ रही है Q2 के फॉर्म में, ठीक है। तो एनर्जी इन कितना हो गया, वर्क इनपुट प्लस Q2 इज इक्वल्स टू, अब ये रेफ्रिजरेटर जब वर्क करना शुरू कर देगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो हीट ये बाहर निकालेगा, यही तो हमको चाहिए होता है। तो रेफ्रिजरेटर जैसे ही की हीट को बाहर निकालेगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा, वो किस फॉर्म में कर रहा है, Q1 फॉर्म में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को हीट का फॉर्म पता होना चाहिए कि सिस्टम उस हीट को किस फॉर्म में निकाल रहा है और किस फॉर्म को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो Q1 को वो रिलीज कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे Q1, इस हीट को वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग, क्योंकि मैंने बताया था कि हम लोगों को वर्क इनपुट की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से वर्क इनपुट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो वर्क इनपुट आप लोगों को आई थिंक दिख रहा हो क्लियर, वर्क इनपुट इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, ये आप लोगों की एक इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूंगा, इस वर्क इनपुट की वैल्यू को Q1 माइनस Q2 को यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो उससे मेरा क्या होगा, ओवरऑल COP जो रहेगा पूरा सिस्टम का, यानी रेफ्रिजरेटर का COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। इस चीज़ का रूल ध्यान रखिएगा, जिस भी चीज़ का आप COP या एफिशिएंसी निकाल रहे हैं वो चीज़ आप लोग यहाँ पे सफिक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो Q2 डिजायर्ड इफेक्ट हो गया जो हम लोगों को चाहिए, जो कि यहाँ पर है। इस फॉर्म में हीट हम लोगों की यहाँ से मतलब एब्जॉर्ब की जाएगी। और वर्क इनपुट कितना हो गया, वहाँ से हम लोग इसको रख देंगे वैल्यू Q1 माइनस Q2। ये आप लोगों का COP हो गया, ठीक है। तो अगर ये हीट के फॉर्म में पूछता है तो आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जैसे कि ड्राइव आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आप लोगों का टेम्परेचर फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में आप लोगों का T1 T2 दे दिया और COP पूछ लिया, या T1 T2 दे के वर्क इनपुट पूछ ले, तो वो डिपेंड करता है कि मतलब एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन सेट कर रहा है पेपर में। अगर इसी चीज को मैं टेम्परेचर फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो आप इजिली दिखा सकते हो कि COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, COP of the refrigerator is equals to T2 upon T1 minus T2। ये आपका COP of the refrigerator हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो तो डेफिनेटली समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि ये हीट इंजन से कैसे डिफरेंशिएट करता है, कैसे अलग है हीट इंजन से। क्योंकि रेफ्रिजरेटर क्या है, ये वर्क के फॉर्म में इनपुट में दिया जा रहा है, और हीट इंजन में क्या होता था, वर्क आउटपुट के फॉर्म में हमें मिलता था, जिससे हमारा कोई भी व्हीकल या ऑटोमोबाइल हमारा रन होता था, ठीक है। तो ये ओवरऑल रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओवरऑल मैं देखूँ कि हीट यहाँ से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो होना, ये और वर्क इनपुट में देना, ये हमारा एक रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होता है, जिसमें यहाँ पे टेम्परेचर मिनिमम होता है, यहाँ टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। तो ये COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर ओवरऑल निकल के आ गया। आई होप, अब मैं बस यही चाहता हूँ कि जितना आप लोगों को समझ में आया हो उसके बेस पर मुझे बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि सर ये चीज़ यहाँ पर ऐसी है, और उस बेस पर आपके चीज़ें डिसाइड होंगी कि मैकेनिकली, मतलब मैकेनिकल में मोस्टली सब्जेक्ट वैसे मैं ही डील करने वाला हूँ, लेकिन सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जैसे जैसे आप लोग बताएंगे वैसे वैसे चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। थैंक यू। ठीक सर, हो गया सर। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू सर। तो कैसा लगा बच्चों आपको लेक्चर, कमेंट करके सभी को जरूर बताना है, ठीक है। सभी बच्चे बताएंगे इस वीडियो के नीचे, चाहे आप 6 सेम के हों या 4th सेम के हों या अदर स्टूडेंट्स हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा रहता है बच्चों तो सर आपको मैकेनिकल के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। नो डाउट कि टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें या फिर क्वालिफिकेशन की बात करें, आप सबने देख ही लिया है। अब जो इंसान डिप्लोमा किया हो, बीटेक किया हो, एमटेक हो और डिप्लोमा को पढ़ाए तो आप समझ सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ हाई स्कूल को पढ़ाना है तो आपके लिए बहुत आसान लगेगा, सेम सर के लिए वैसा ही है, बस थोड़ा कैमरे के साथ सर को फैमिलियर होना है। बट आपको कैसा लगा सर का पढ़ाना, डेट मीन्स टीचिंग स्किल कैसा लगा, कमेंट्स करके सारे बच्चे बताएंगे, फीडबैक देंगे आप। तो सर थोड़ा सा वेट करेंगे हम बच्चों के कमेंट्स का, बिल्कुल सर। उसके बाद जैसा भी बच्चों का रिस्पॉन्स होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों। थैंक यू बच्चों। ओके, बाय।